हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है और इस यूट्यूब चैनल में @इंग्लिश बाय एस के सुमन में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वह पार्ट 1 था इंग्लिश का कंसेप्ट का, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सेकंड पार्ट है। इससे आपका कंसेप्ट जो है बैंक एसएससी में पूरा क्लियर हो जाएगा, इतना दावा है। राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट होता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में, 3 पार्ट होता है जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये मेन बॉडी पार्ट्स जो होता है वह सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट के पोजीशन पर हम लोग सिर्फ दो ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं, वह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो इन noun or pronoun we can use only two kinds of word in the place of subject. Apart from these two words we can't use any kind of words in the place of subject. Keep in your mind. Right. इस दोनों वर्ड के अलावे दोस्तों हम कोई भी दुनिया का वर्ड यूज नहीं कर सकते सब्जेक्ट के पोजीशन पर। राइट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इस वर्ड्स को पढ़ने के बाद आपके माइंड में कुछ सेंटेंसेस जैसे कि रन होगा, कुछ बातें रन होगी। जैसे कि एवरीबॉडी मैंने बोला, तो एवरीबॉडी से बहुत सारे लोगों का बोध होता है। राइट। ये डिनोट करता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन ये थॉट जो है ये गलत है। अगर एवरीबॉडी जो है, ये जितना भी मैंने प्रोनाउंस लिखा हुआ है सभी के सभी इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। और इंडिफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउंस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हमें जेंडर का पता नहीं चलता है। अगर सपोज कीजिए कि इसको अगर मैं बोलूं कि एवरीबॉडी इज कमिंग हियर, तो उस कंडीशन में हमें ये पता नहीं चलता है कि बॉयज आ रहे हैं या गर्ल्स आ रही है। राइट। तो उस कंडीशन में ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एवरीबॉडी से लेकर के नो वन, जैसा कि मैंने लिखा है एवरीबॉडी, समवन, एवरीवंस, एनीबॉडी और नो वन, ये हमेशा दोस्तों ये हमेशा जो है पर्सन के लिए यूज होता है। ये हमेशा पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह के प्रोनाउंस का जनरली यूज करते हैं। और फिर समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इसका यूज जो है हम लोग सिर्फ व सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। राइट। सो ये याद रखना पड़ेगा आपको। और दूसरा कंसेप्ट ये है दोस्तों कि एवरीबॉडी, जितना में बॉडी और वन लगा हुआ है, ये सभी के सभी पर्सन के लिए यूज होता है। क्लियर है? और जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउंस मैंने लिखा है, और भी बहुत सारे इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, तो जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे इज एवरीबॉडी इज सभी फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ एरर्स दे रहा हूँ सेंटेंस में। जैसे कि एवरीबॉडी आर कमिंग हियर टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा और इसी सेंटेंस को आपको एग्जाम में जो है एक कैटेगराइज कर देगा ए, बी और सी और फिर डी नंबर में, और बोलेगा आपको कि इसमें कॉमन एरर्स क्या होगा। तो उस कंडीशन में अगर जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो वह थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं कि एवरीबॉडी के साथ हम प्लूरल वर्ब क्यों नहीं यूज करें। लेकिन कंसेप्ट ये है दोस्तों कि एवरीबॉडी, कोई भी इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो आपको यहाँ पर आर जो यूज हुआ है वो यह प्लूरल फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसका सिंगुलर क्या होता है? इज होता है। तो यहीं पर आपका एरर्स होता है। तो ये आपका सही होगा इज, और आर आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि समवन है,
एवरीवन है। तो समवन के साथ अगर हम लोगों के पास एग्जामिनेशन में अगर कोई सेंटेंस आवे कि समवन हैज स्टोलन समवन हैव स्टोलन माय वॉच, इससे बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होती है। और फिर आपको सेंटेंस में लिखा रहेगा समवन हैव स्टोलन अ वॉच। ये दो तरह के सेंटेंसेज मैंने लिखा, टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आई हैव रिटन हियर। सो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि समवन के साथ अब इसको कैटेगराइज कर देंगे हम लोग, ए नंबर हो गया और ये बी वाला पार्ट हो गया इस सी, और डी में नन ऑफ दीज अगर ऐसा रहता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और यहाँ पर दिया हुआ कौन सा वर्ब है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको प्लूरल वर्ब दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज का यूज होगा। सही सिंगुलर क्या होगा, समवन हैज स्टोलन माय वॉच। अगर आपको ये एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो समवन आप देखेंगे, समवन मीन्स होता है कोई, तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, आपके माइंड में ऐसा सेट रहेगा। इसके लिए प्लूरल वर्ब यूज हुआ, और हैव के लिए जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है। और फिर यहाँ पर नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो यूज किया गया। तो आपको 100% सेंटेंस जो है करेक्ट लगेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखे हुए हैं और आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप एक विद इन अ सेकेंड आप इस एरर्स को पहचान जाएंगे कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। तो इससे आपको जो है एग्जामिनेशन में टाइम सेव होगा और बहुत ही कम समय में आप इंग्लिश को सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा सेंटेंस है समवन हैव स्टोलन अ वॉच। तो यहाँ पर भी क्या एरर्स है, आपको हैव नहीं होगा, हैव के बदले क्या होता है यह हमेशा सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर हैज होता है, हैव नहीं होता है। क्लियर। और यहाँ पर दोस्तों मैंने वॉच लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वॉच, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके साथ मैंने आर्टिकल का यूज नहीं किया, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया हुआ था और यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया। तो इसका रीजन ये है कि ये जो आप प्रोनाउन देख रहे हैं माई, ये आपका एडजेक्टिव प्रोनाउन है। कैसे है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। क्लियर। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन, तो वह वर्ड क्या कहलाते हैं, आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जब रूल्स हैं दोस्तों कि जब एडजेक्टिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में आता है तो उस कंडीशन में आर्टिकल ए एन और द नहीं लेता है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव प्रोनाउन, कोई किसी भी तरह का एडजेक्टिव प्रोनाउन मैंने यूज नहीं किया है, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का हमें यूज करना पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए समथिंग है, नथिंग है, एवरीथिंग है और एनीथिंग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं और सुने भी हैं कि दुनिया में सब कुछ संभव है, राइट। तो जैसा कि समथिंग है, नथिंग है, एवरीथिंग है, तो एवरीथिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर वर्ब लेता है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, सब कुछ संभव है दुनिया में। क्लियर। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, राइट। अगर आप ठान लें कि हमें यूपीएससी का एग्जामिनेशन निकालना है, हमें सीजीएल का एग्जामिनेशन निकालना है, हमें जो है बैंकिंग का एग्जामिनेशन निकालना है, तो उस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे और मेरा वीडियो को अगर देखते रहेंगे तो फिर कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। और एक दिन एक एक टॉपिक वाइज जब क्लियर होगा आपका कंसेप्ट, तो आपका इंग्लिश एकदम ईजी हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता है अगर टीचर बताने वाले अच्छे हों तो। और मैं आपसे वादा करता हूं कभी भी आपको इंग्लिश डिफिकल्ट लगने नहीं दूंगा। क्लियर। तो अभी आपको मैंने क्या सब बताया कि एवरीबॉडी, समवन्स, एवरीवन्स, एनीबॉडी और नो वन, ये हमेशा पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। और समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और एनीथिंग ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। और जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं
सभी के सभी हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब नहीं लेता है। और ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस कंसेप्ट को प्लीज़ कीप इन योर माइंड। और मैं आपको अगला जो है फॉर्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको हैव लिखा है और हैज़ का यूज लिखा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है ज़्यादातर सवाल करते हैं कि सर हैव और हैज़ में जो है इसका मीनिंग पास कब हो जाता है, और ये इसका मीनिंग चुका है, चुकी है, ये कैसा हो जाता है, ये कैसे होता है। तो आपको मैं अभी भी कुछ देर पहले मैंने हैव और हैज़ का ज़्यादातर यूज किया, और जब भी यूज किया तो मैंने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया। तो ये जो पार्ट है, जैसा कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वर्ब के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, वह क्लासेस मैं लूँगा बहुत जल्द। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप जान रहे हैं कि वैसे टू बी जो फॉर्म होता है वर्ब का, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो फॉर्म होता है वह 3 फॉर्म में बटा होता है। एक बी होता है, डू होता है, हैव होता है, राइट। तो उस कंडीशन में हैव जो है, जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं वह कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मेन वर्ब का काम करता है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ब, वर्ब का वैसे मैं क्लास लूँगा आपका, डिटेल में लूँगा। तो अभी मैं एक शॉर्ट कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको कि वर्ब्स जो होता है, अ वर्ब होता क्या है, इट स्टैंड्स फॉर बीइंग और डूइंग इज कॉल्ड वर्ब। जितने भी वर्ब जो होते हैं वह उसका दो ही कंसेप्ट होता है, होना या करना, राइट। अगर कोई पर्सन हंसता है या कोई पर्सन स्टाइल है किसी पर्सन में, और जितने भी दुनिया में जितने भी नाउन्स हैं सभी नाउन्स का कुछ ना कुछ एक्शन या रिएक्शन होता है। तो उस कंडीशन में वह एक्शन और रिएक्शन जो होता है वही वर्ब कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है, दो हेल्पिंग वर्ब ये कभी कभी वर्क करता है। समटाइम्स इट वर्क्स ऑफ मेन वर्ब एंड समटाइम्स इट वर्क्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो कब ये मेन वर्ब का काम करता है, कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो इसका कंसेप्ट इसका जो है कंसेप्ट क्या निकल करके सामने आता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो इसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि हैव और हैज है, तो मेन वर्ब, जैसे मैं दो सेंटेंसेस लिख करके मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि वर्क जो होता है, वर्क भी आपको ये नाउन का काम करता है वर्क, और फिर वर्ब का भी काम करता है। और वर्क होता है एक जॉब होता है दोस्तों। जॉब सिर्फ व सिर्फ नाउन का काम करता है, ये वर्ब का काम नहीं करता है। लेकिन वर्क जो है, जॉब और वर्क में डिफरेंस क्या होता है, दोनों मतलब होता है काम करना, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, वर्क जो है नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है, लेकिन जॉब जो है सिर्फ वो सिर्फ नाउन का वर्क करता है। क्लियर। तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ऐसा मैंने लिखा। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज अ कार। एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा, ही हैज़ अ कार। और ये आप जानते हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सिंगुलर नंबर है, तो ही है, ये सिंगुलर होता है, तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर लिया, राइट। और फिर यहाँ पर ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हैज़ किसका वर्क करता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक मेन वर्ब का यूज हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और यहाँ पर इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब का काम करने लगा। क्लियर। तो मैंने क्या बोला था कि वर्ब का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो it stands for being or doing is
कॉल्ड वर्ब। ठीक है, एक ऐसा इट स्टैंड्स फॉर मीन्स होता है, इसका मतलब होता है, किसका मतलब, तो ये वर्ब का मतलब होता है होना। बीइंग मीन्स क्या होता है, होना, या डूइंग मीन्स क्या होता है, करना। तो जिससे होने या करने का सेंस हो, कंसेंस क्लियर हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने हैव हैज को लिखा है, ये कभी कभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग फोकस करते हैं, तो इसका क्या कंसेप्ट निकल कर आता है, जैसे कि यहाँ पर ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो इसका मतलब हो गया कि वह अपना काम पूरा कर लिया है या कर चुका है, राइट। तो यहाँ पर करने का सेंस दे रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब जब करने का सेंस देगा, जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, करने का सेंस देगा तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। क्लियर। और इससे आप ये जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उसके माइंड में ये सेट है कर चुका है, कर चुका है मतलब कर लिया है, राइट। तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। तो आप बोल सकते हैं कि हैज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, चुका है या लिया है, कर लिया है, राइट। लेकिन यहां पर जब मेन वर्ब का काम करेगा तब क्या होता है, ही हैज अ कार, तो उसके पास क्या है, उसके पास एक कार है, राइट। तो यहां पर हैज जो है या होने का सेंस दे रहा है, होने का सेंस। तो मेन वर्ब का जब वर्क करेगा तो इस यह किसका सेंस देता है, होने का। तो उस कंडीशन में हैव का मतलब क्या हो जाता है, हैव का मतलब होता है पास। और इन चीजों को जो है, एक एक वर्ड को, वर्ब का जितना भी पार्ट्स है, चाहे वो फिनाइट वर्ब हो या नॉन फिनाइट वर्ब हो, इन्फिनेटिव्स वर्ब हो, या आपका जीरंड हो, या आपका टू बी वर्ब हो, या बेयर इन्फिनेटिव वर्ब हो, जितने भी वर्ब्स के फॉर्म हैं, या ट्रांजिटिव वर्ब हो या इंट्रांजिटिव वर्ब हो, या रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर वर्ब हो, जितने भी फॉर्म्स हैं वर्ब के, या फर्स्ट फॉर्म से लेकर के फिफ्थ फॉर्म तक जितने भी पार्ट्स हैं, सभी को मैं एक एक करके, एक एक कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बस वही वर्ब का फॉर्म मैं बताऊंगा कि वर्ब का यूजेज क्या होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, विदाउट वर्ब यू कांट मेक अ सिंगल सेंटेंस, सो वर्ब इज अ किंग ऑफ अ सेंटेंस। तो हम लोग वर्ब को पढ़ना हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ज़्यादातर 80% जो एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब से रिलेटेड ही होता है। या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं किया हुआ रहता है, या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं यूज किया हुआ रहता है। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।